ठाकुर देवीदास एक बड़े जमींदार और व्यापारी थे, अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर। उनके 3 बेटे थे, विजय, सूरज और अर्जुन। तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग-अलग था। विजय खुद को हर चीज का हकदार समझता था, सूरज होशियार था पर चालाकी की तरफ झुका रहता, और सबसे छोटा अर्जुन सीधा साधा और दयालु था। इसी वजह से उसे अक्सर कमजोर समझा जाता। ये कपड़े ठीक से इस्त्री नहीं हुए हैं। याद रखो, मैं इस हवेली का सबसे बड़ा बेटा हूं। आने वाले समय में यहाँ का मालिक बनूंगा। मेरी हर चीज सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। देखो भाई, माल तो अच्छा है, लेकिन दाम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। अगर थोड़ा कम करो तो मैं तुम्हें आगे भी बहुत काम दिलवा सकता हूँ हवेली से। वैसे भी आजकल हिसाब किताब में थोड़ी हेरा फेरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पिछवाड़े में अर्जुन एक बूढ़े नौकर की मदद कर रहा था। काका, आप आराम कीजिए। ये भारी सामान मैं उठा लेता हूँ। आपकी उम्र में इतना बोझ उठाना ठीक नहीं। भगवान आपको लंबी उम्र दें छोटे मालिक। आप जैसे दयालु दिल वाले लोग कम ही मिलते हैं आजकल। ठाकुर देवीदास दूर से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, विरासत किसे सौंपी जाए। उस रात ठाकुर देवीदास अपनी पत्नी रत्नप्रभा देवी के साथ बैठे, अपने मन की बात कहने लगे। रत्नप्रभा, मेरी उम्र अब ढलने लगी है। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। मुझे अब ये तय करना होगा कि हमारी इतनी बड़ी विरासत, हमारा व्यापार, हमारी हवेली, इन सब की जिम्मेदारी किस बेटे को सौंपूं। लेकिन जब भी मैं तीनों बेटों को देखता हूं, मेरा मन असमंजस में पड़ जाता है। क्यों स्वामी? विजय तो सबसे बड़ा है। परंपरा के अनुसार तो उसी को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। परंपरा एक बात है रत्नप्रभा, लेकिन योग्यता दूसरी बात। विजय में घमंड बहुत है। वो खुद को हर चीज का हकदार समझता है, बिना ये सोचे कि उस हक के लिए उसने क्या किया है। सूरज बहुत चतुर है, लेकिन उसकी चतुराई में ईमानदारी की कमी दिखती है मुझे। वो हर काम में शॉर्टकट और चालाकी ढूंढता है। और अर्जुन सबसे दयालु और ईमानदार है, लेकिन बाकी दोनों उसे कमजोर समझते हैं, नासमझ समझते हैं। मुझे डर है कि अगर मैंने सिर्फ उम्र के आधार पर फैसला किया, तो शायद ये पूरा साम्राज्य जो मैंने और मेरे पूर्वजों ने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया है, गलत हाथों में चला जाए। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं स्वामी? मैं चाहता हूं कि उत्तराधिकारी का फैसला उम्र से नहीं, बल्कि असली योग्यता, ईमानदारी, करुणा और बुद्धिमत्ता से हो। मैं तीनों बेटों की 3 अलग-अलग परीक्षाएं लूंगा। जो भी इन परीक्षाओं में सबसे अच्छा साबित होगा, वही इस हवेली और व्यापार का असली उत्तराधिकारी बनेगा। कल सुबह ही मैं गोपाल मुनीम को बुलाकर इसकी तैयारी शुरू करूंगा। अगली सुबह ठाकुर देवीदास ने तीनों बेटों को दरबार हॉल में बुलाया। गोपाल मुनीम भी वहां मौजूद थे। मेरे तीनों बेटों, आज मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। जैसा कि तुम सब जानते हो, मेरी उम्र अब ढल रही है और मुझे तय करना है कि हमारी इस विशाल विरासत, हवेली, जमीन, व्यापार, सब कुछ किसे सौंपूं। लेकिन मैंने फैसला किया है कि ये फैसला सिर्फ उम्र के आधार पर नहीं होगा। पिताजी, मैं सबसे बड़ा बेटा हूं। परंपरा के अनुसार तो ये अधिकार मेरा है ही। इसमें परीक्षा की क्या जरूरत?
विजय, बड़ा होना सिर्फ जन्म का क्रम है, योग्यता का प्रमाण नहीं। मैं चाहता हूं कि जो भी इस विरासत को संभाले वो सच में उसके लायक हो। इसलिए मैंने तय किया है कि तुम तीनों की 3 अलग-अलग परीक्षाएं होंगी। धन की समझ की परीक्षा, करुणा और इंसानियत की परीक्षा और बुद्धिमत्ता की परीक्षा। जो इन तीनों में सबसे अच्छा साबित होगा वही असली उत्तराधिकारी बनेगा। पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं इन परीक्षाओं में सबसे बेहतर साबित होऊंगा। पिताजी, आपका जो भी फैसला हो मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, बाकी आप पर छोड़ता हूं। गोपाल मुनीम, अब आप पहली परीक्षा की व्यवस्था कीजिए। जी ठाकुर साहब, तीनों युवराजों को एक एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। 1 साल का समय होगा। शर्त सिर्फ इतनी है, मुद्रा को ईमानदारी से बढ़ाना है। किसी भी प्रकार का छल, धोखा या अनुचित तरीका स्वीकार्य नहीं होगा। 1 साल बाद जिसने सबसे ज़्यादा और सबसे ईमानदारी से धन बढ़ाया होगा वो पहली परीक्षा में विजयी माना जाएगा। गोपाल मुनीम ने तीनों बेटों को एक एक सोने का सिक्का दिया। हर एक की प्रतिक्रिया उसके स्वभाव को दर्शा रही थी। सिर्फ एक सिक्का? इतने छोटे से सिक्के से क्या बड़ा व्यापार खड़ा होगा? खैर, देखता हूं मैं इसे कितना बड़ा बना सकता हूं। मैं तो सीधा बड़े व्यापारियों से बड़ा सौदा करूंगा। 1 साल का समय है। इतने समय में तो बहुत कुछ किया जा सकता है अगर सही तरीके से खेला जाए। हिसाब किताब में थोड़ी चतुराई से बहुत फर्क पड़ सकता है। पिताजी, मैं इसे अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से बढ़ाने की कोशिश करूंगा। भले ही ये छोटी शुरुआत हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि सच्ची मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तीनों बेटे अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े, अगले 1 साल के लिए अपनी अपनी योजनाओं के साथ। विजय ने सोचा कि सबसे तेज तरीका है बड़ा जोखिम उठाना। उसने अपना सिक्का शहर के एक बड़े व्यापारी के पास ले जाकर एक अत्यंत जोखिम भरे व्यापारिक सौदे में लगा दिया, जिसमें बहुत मुनाफे का लालच दिया गया था। युवराज, आपका ये एक सिक्का अगर आप इसे मेरे इस व्यापार में लगाए तो 1 महीने में 10 गुना हो सकता है। बस थोड़ा जोखिम है, लेकिन बड़े मुनाफे के लिए बड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ता है ना। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं ठाकुर देवीदास का सबसे बड़ा बेटा हूं। मुझे छोटी मोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सिक्का लो और मुझे जल्द से जल्द मुनाफा दिखाओ। कुछ ही हफ्तों में वो व्यापारी रातों रात शहर से गायब हो गया। विजय का सिक्का और उसका घमंड दोनों धूल में मिल गए। सूरज ने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने अपने सिक्के से एक छोटी दुकान में हिस्सेदारी ली, लेकिन असली मुनाफा उसने हिसाब किताब में हेराफेरी करके और ग्राहकों को कम तौलकर या घटिया माल असली दाम पर बेचकर कमाया। अगर हर ग्राहक से थोड़ा थोड़ा ज्यादा वसूल लिया जाए, कोई पकड़ नहीं पाएगा। 1 साल में तो इतना मुनाफा हो जाएगा कि पिताजी दंग रह जाएंगे। भाड़ में जाए ईमानदारी, नतीजा ही सब कुछ है। सूरज जी, ये हिसाब कुछ ठीक नहीं लग रहा। ग्राहक भी शिकायत कर रहे हैं कि माल की क्वालिटी और तौल में गड़बड़ है। कहीं ये हमारी दुकान की बदनामी का कारण न बन जाए। अरे तुम फालतू की चिंता मत करो, मुनाफा हो रहा है ना, बस यही काफी है। बाकी बातें बाद में देख लेंगे। शुरुआत में मुनाफा बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे बेईमानी की खबर बाजार में फैलने लगी
और साल के अंत तक मुनाफे के साथ साथ बदनामी भी उसके साथ जुड़ चुकी थी। अर्जुन ने अपने सिक्के से कुछ अच्छे बीज खरीदे और गांव के कुछ गरीब किसानों को मुफ्त में बांट दिए, ये कहते हुए कि जब फसल अच्छी हो तो वो उसे उचित दाम पर बेचकर उसका हिस्सा लौटा दें। छोटे मालिक, आप हमें मुफ्त में बीज दे रहे हैं। हमारे पास तो अभी दाम चुकाने के लिए कुछ नहीं है। काका, आप बस अच्छी मेहनत से फसल उगाइए। जब फसल बिकेगी तब आप जो उचित समझें वो मुझे दे दीजिएगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो फायदा सबका होगा। अर्जुन की इस ईमानदारी की वजह से धीरे धीरे कई किसान उसके साथ जुड़ने लगे। मुनाफा धीमा था लेकिन पूरी तरह ईमानदारी से कमाया गया था और हर किसान का भरोसा उसके साथ मजबूत होता गया। एक साल बीत गया। तीनों बेटे अपने अपने परिणामों के साथ ठाकुर देवीदास के सामने हाजिर हुए। पिताजी, मुझे माफ करें। मैंने जल्दबाजी में एक बड़ा जोखिम उठाया और वो व्यापारी मुझे धोखा देकर भाग गया। मैं पूरा सिक्का खो बैठा। विजय, तुमने जोखिम उठाने में कोई गलती नहीं की। गलती ये की कि तुमने बिना सोचे समझे सिर्फ अपने घमंड में आकर फैसला लिया। असली व्यापारी वो होता है जो जोखिम को समझकर उठाए, अंधाधुंध नहीं। पिताजी, मैंने अपने सिक्के को 3 गुना बढ़ाया है, एक थैली दिखाते हुए। देखिए, ये रहा 3 सोने के सिक्कों के बराबर धन। ठाकुर साहब, क्षमा करें, लेकिन मुझे बाजार से खबर मिली है कि सूरज जी का ये मुनाफा ईमानदारी से नहीं बल्कि ग्राहकों को धोखा देकर हिसाब में गड़बड़ी करके कमाया गया है। बाजार में उनकी और इस परिवार की बदनामी भी फैल रही है। सूरज, धन बढ़ाना काफी नहीं है अगर उसके पीछे बेईमानी और किसी और का नुकसान छुपा हो। मैंने साफ कहा था ईमानदारी से। तुमने मेरी शर्त तोड़ी है। पिताजी, मैंने बहुत बड़ा मुनाफा तो नहीं कमाया, लेकिन जो भी कमाया वो पूरी तरह ईमानदारी से है। मैंने कई गरीब किसानों की मदद भी की, उन्हें भी साथ में फायदा हुआ। ये रहा 1.5 गुना धन और साथ ही गांव के कई परिवारों का भरोसा और आशीर्वाद भी। अर्जुन, तुम्हारा मुनाफा सबसे कम जरूर है, लेकिन तुमने असली धन कमाया है। भरोसा, ईमानदारी और दूसरों की भलाई। पहली परीक्षा में तुम सबसे आगे हो। ठाकुर देवीदास ने दूसरी परीक्षा की योजना बनाई, करुणा की परीक्षा। उन्होंने गोपाल मुनीन को गरीब यात्री का भेष बनाकर अलग अलग दिन तीनों बेटों के पास भेजा। युवराज, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं। क्या थोड़ी मदद मिल सकती है? यहाँ से हटो, मुझे अभी बहुत जरूरी काम से जाना है। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। किसी नौकर से कहकर कुछ दिलवा दूंगा, बस रास्ता छोड़ो। अगले दिन वही यात्री सूरज के सामने पहुंचा। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अच्छा, ठीक है। अगर तुम मेरी दुकान पर आकर काम करो, ग्राहकों को बुलाने में मदद करो, तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। तीसरे दिन वही यात्री अर्जुन के दरवाजे पर पहुंचा। बेटा, बहुत दूर से आया हूं, कई दिनों से ठीक से खाया पिया नहीं, शरीर भी साथ नहीं दे रहा। बाबा, आप ऐसे मत खड़े रहिए, अंदर आइए, पहले आराम से बैठिए। मैं अभी आपके लिए खाना और गर्म पानी लाता हूं।
और अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं वैद्य जी को भी बुलवा देता हूँ। अर्जुन ने उसे खाना खिलाया, अपने कमरे में जगह दी और रात भर उसकी देखभाल करता रहा, बिना ये जाने कि ये उसके पिता की भेजी परीक्षा थी। अगली सुबह गोपाल मुनीम ने अपने असली रूप में आकर ठाकुर देवीदास को पूरी बात बताई। ठाकुर साहब, विजय जी ने उस गरीब यात्री को दुत्कार कर भगा दिया, बिना कोई सहायता किए। सूरज जी ने मदद तो की, लेकिन शर्तों के साथ, अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अर्जुन जी ने बिना कुछ सोचे, बिना किसी शर्त के पूरे दिल से उस यात्री की सेवा की, यहाँ तक कि रात भर जागकर उसकी देखभाल भी की। विजय, सूरज, तुम दोनों ने एक जरूरतमंद इंसान को उसकी सबसे मुश्किल घड़ी में मदद देने से इनकार किया या शर्तें लगाईं। ये वो इंसानियत नहीं है जो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता में होनी चाहिए। पिताजी, मुझे नहीं पता था कि वो वाकई इतनी मुश्किल में था। मुझे लगा कोई आम भिखारी है। विजय, असली करुणा वो होती है जो बिना जांचे परखे, बिना ये देखे कि सामने वाला कौन है, दिल से निकलती है। अर्जुन ने बिल्कुल यही किया। दूसरी परीक्षा में भी अर्जुन ही आगे है। कुछ दिनों बाद ठाकुर देवीदास ने तीसरी और आखिरी परीक्षा की घोषणा की। तीनों बेटों को एक बड़े खाली कमरे के सामने बुलाकर, ये रहा हमारी हवेली का सबसे बड़ा कमरा, बिल्कुल खाली। मैं तुम तीनों को एक एक सोने का सिक्का फिर से दूंगा। शर्त यह है, इस सिक्के से जो भी खरीदो उससे इस पूरे कमरे को भरना है, कोना कोना, बिल्कुल पूरा। जो भी ये कर दिखाएगा वो इस अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा में विजयी होगा। सिर्फ एक सिक्के से इतना बड़ा कमरा भरना, ये तो नामुमकिन जैसा लगता है। कोई ना कोई तरकीब तो होगी ही इसमें। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। पिताजी, मुझे इस पर विचार करने दीजिए। तीनों बेटों को 3 दिन का समय दिया गया इस पहेली को सुलझाने के लिए। 3 दिन बाद सब कमरे में फिर इकट्ठा हुए। पिताजी, मैंने अपने सिक्के से जितना हो सके उतना सस्ता भूसा खरीदा ताकि ज्यादा मात्रा में मिल सके। लेकिन जब भूसा कमरे में डाला गया तो वो सिर्फ आधा कमरा ही भर पाया, बाकी आधा कमरा फिर भी खाली रह गया। विजय, मात्रा बढ़ाने की कोशिश में तुमने क्वालिटी और सोच दोनों को नजरअंदाज कर दिया। ये कमरा अभी भी आधा खाली है। पिताजी, मैंने सस्ते कपड़े के बड़े बड़े गट्ठर खरीदे हैं। ये भूसे से ज्यादा जगह घेरेंगे। लेकिन जब कपड़े के गट्ठर कमरे में रखे गए तो भी कमरे का एक बड़ा हिस्सा खाली रह गया, क्योंकि गट्ठर ठीक से हर कोने तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तुम दोनों ने भौतिक चीजों से कमरा भरने की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा मात्रा जुटाकर, लेकिन असली समझदारी ये नहीं है। अब देखते हैं अर्जुन क्या लेकर आया है। आखिर में अर्जुन की बारी आई। वो अपने हाथ में सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का दिया और कुछ अगरबत्तियां लेकर आया। सबकी आंखों में हैरानी थी। अर्जुन, ये तुम क्या लाए हो? एक छोटा सा दिया और कुछ अगरबत्तियां, इनसे भला इतना बड़ा कमरा कैसे भरेगा? भैया, देखते रहिए। अर्जुन ने कमरे के बीचों बीच दिया और अगरबत्तियां जलाईं। धीरे धीरे रोशनी और खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। एक भी कोना खाली नहीं बचा। पिताजी, आपने कहा था कमरे को भरना है। भौतिक चीजें चाहे कितनी भी हों, हर कोने तक नहीं पहुंच पाती। हमेशा कहीं ना कहीं खाली जगह रह जाती हैं। लेकिन रोशनी और ज्ञान, ये किसी भी जगह को, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूरी तरह भर सकते हैं।
यही मैंने सीखा है आपसे। असली दौलत चीजों में नहीं, समझ और रोशनी में होती है। पूरा हॉल खामोश हो गया। विजय और सूरज दोनों अवाक होकर अर्जुन को देखते रह गए। ठाकुर देवीदास की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। अर्जुन, तुमने न सिर्फ ये पहेली सुलझाई है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य भी समझाया है। तीनों परीक्षाओं में तुमने साबित किया है कि असली नेतृत्व धन, चालाकी या ताकत से नहीं, बल्कि ईमानदारी, करुणा और बुद्धिमत्ता से आता है। कुछ दिनों बाद ठाकुर देवीदास ने पूरे परिवार और गांव के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाकर औपचारिक रूप से अपना फैसला सुनाने का दिन तय किया। आज मैं अपना फैसला सुनाने जा रहा हूं। 3 परीक्षाओं के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि मेरा सबसे छोटा बेटा अर्जुन ईमानदारी, करुणा और बुद्धिमत्ता तीनों में सबसे आगे है। इसलिए आज से अर्जुन इस हवेली, इस व्यापार और इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालेगा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। विजय का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया और सूरज भी अपनी हार स्वीकार ना कर पाने की बेचैनी में नजरें झुका बैठा। दरबार खत्म होने के बाद विजय और सूरज गुस्से में अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? तुम हमेशा से चाहते थे कि पिताजी की नजरों में सबसे अच्छे बनो, हमें नीचा दिखाकर। भैया, मैंने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा, अपने दिल से। तुम्हें बचपन से ही सब सीधा सादा भोला कहते थे, और आज देखो तुमने ही सारी विरासत हथिया ली। ये सरासर अन्याय है। सूरज भैया, मैंने कुछ हथियाया नहीं। पिताजी ने खुद परीक्षा ली और उसका फैसला दिया। और सच कहूं तो मुझे भी ये जिम्मेदारी अकेले संभालने का कोई लालच नहीं है। अब बड़ी बड़ी बातें ना करो। जो जीत गया वो जीत गया। अब हम दोनों इस हवेली में क्या करेंगे? नौकरों जैसे। अर्जुन को भाइयों का दर्द देखकर गहरी पीड़ा हुई। उसने कुछ पल सोचा और एक फैसला किया जिसने सबको चौंका दिया। अगले दिन अर्जुन ने अपने पिता, माता और दोनों भाइयों को फिर से दरबार हॉल में बुलाया। पिताजी, मैंने रात भर सोचा। आपने मुझे इस विरासत का उत्तराधिकारी चुना और मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। लेकिन मेरे लिए असली सफलता का मतलब सिर्फ धन और सत्ता पाना नहीं है, बल्कि अपने परिवार को साथ रखना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि व्यापार और जिम्मेदारियां हम तीनों भाई मिलकर संभालें। विजय भैया अपने साहस और नेतृत्व क्षमता से व्यापार के बड़े फैसलों में मदद करें। सूरज भैया अपनी तीव्र बुद्धि से हिसाब किताब और नई योजनाओं में मदद करें। और मैं बीच की कड़ी बनकर सबको जोड़े रखने की कोशिश करूंगा। अंतिम फैसला भले ही मेरे पास हो, जैसा पिताजी ने चाहा, लेकिन ये सफलता हम तीनों की मिलकर होगी, अकेले मेरी नहीं। अर्जुन, तुम ये कह भी सकते हो, इसके बाद भी जो हमने तुम्हारे साथ किया, जिस तरह तुम्हें हमेशा कमजोर समझा। भैया, हम भाई हैं, खून का रिश्ता है हमारा। धन और सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन परिवार का साथ सबसे कीमती चीज है। मैं नहीं चाहता कि इस परीक्षा की वजह से हमारे बीच दूरियां आ जाएं। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा शॉर्टकट और चालाकी में विश्वास किया। कभी ये नहीं समझा कि असली ताकत ईमानदारी और भाईचारे में है। तुमने आज मुझे जो सिखाया वो शायद मैं जीवन भर नहीं सीख पाता। तीनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। बरसों की दूरियां और ईर्ष्या पल भर में पिघल गईं।
आज मेरा दिल सच में भर गया। धन और विरासत से बढ़कर आज मैंने अपने तीनों बेटों को एक साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखा है। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है एक माँ के लिए। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये परीक्षाएं सिर्फ एक उत्तराधिकारी चुनने के लिए नहीं ली थी, बल्कि तुम तीनों को खुद को और एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका देने के लिए ली थी। विजय, तुम्हारा साहस असली है, बस उसे विनम्रता के साथ जोड़ना सीखो। सूरज, तुम्हारी बुद्धि असाधारण है, बस उसे ईमानदारी की राह पर चलाओ। और अर्जुन, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व वो है जो दूसरों को साथ लेकर चले, अकेले आगे बढ़कर नहीं। छोटे भाई, आज से मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे तुम पर गर्व है। छोटे भाई, आज से मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे तुम पर गर्व है। अगले कुछ महीनों में तीनों भाइयों ने मिलकर काम किया। विजय ने साहस से नए अवसर खोजे, सूरज ने बुद्धि से हिसाब किताब संभाला और अर्जुन ने सबको जोड़े रखा। हवेली और व्यापार दोनों पहले से कहीं ज्यादा फल फूल उठे। देखा भैया, जब हम तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हाँ अर्जुन, और अब समझ आया कि पिताजी ने वो 3 परीक्षाएं क्यों ली। न सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन सबसे योग्य है, बल्कि हम तीनों को खुद को बेहतर बनाने का मौका देने के लिए भी। ठाकुर देवीदास दूर खड़े अपने तीनों बेटों को एक साथ हंसी खुशी काम करते देख गहरे संतोष से मुस्कुरा रहे थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली योग्यता उम्र या चालाकी से नहीं, बल्कि ईमानदारी, करुणा और बुद्धिमत्ता से आकी जाती है। और सबसे बड़ी बात, भाईचारा और आपसी प्रेम किसी भी दौलत से बड़ा खजाना है। दोस्तों, लास्ट में अब आपके लिए एक मजेदार चैलेंज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। जिस भी सब्सक्राइबर के नाम वाले कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे, हम अगली कहानी में उसी नाम का किरदार रखें या उसी नाम पर एक खास कहानी बनाएं। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाएं और उनसे अपने कमेंट को लाइक करने के लिए कहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में आपके नाम वाले किरदार के साथ।